जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़का पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य अध्ययन 2018 का मॉडल पेपर और ये है पार्ट नंबर 2। ठीक है, 50 में 50 कैसे आते हैं ना, उसका एक कारण होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी होता चला जाए, उसको ठीक से एनालिसिस करके ही क्वेश्चन के नंबर लाए जा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ टिक लगा लो, इसका ए, इसका बी, इसका सी, उसका डी, बाद में बोलो जय माता श्री, फिर हो चुका। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप एक चीज समझो कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल है जीएस का तड़का, जीएस का तड़का 100। आप ये सर्च करोगे सीधा हमारे टेलीग्राम पर आ जाओगे और वहां पर आपको ये पीडीएफ सारी की सारी आपको ऐसे मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6397850110 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, साथ ही साथ लाइक से सब्सक्राइब करते रहेगा। और एक बड़ी अपडेट है, वो अपडेट ये है कि ये है, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम। 10,000 प्रश्नों का 11 जून से स्टार्ट हो रहा है ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको चीज बताते हैं कि चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज शाम तक फिर एक प्रैक्टिस सेट पड़ जाएगा, तो आप जो है जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 25 क्वेश्चन तक हो चुका है, पार्ट 2 26 से शुरू करेंगे। आपके क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा, बेरी, ऑस्टियो मलेशिया या फिर स्कर्वी। देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, तो ठीक है, इसमें होता क्या? इसमें देखो, त्वचा में खरोचे पड़ जाएंगे, मसूड़ों में खून आ जाएगा। ठीक है ना, मेन तो यही होता है, मसूड़े में खून वाला। ठीक है, बाकी कमजोरी थकान तो सब में होता रहता है। ठीक, आपको इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खट्टी चीजें जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, तो ये सब चीजें आपको खाते रहनी चाहिए। डन। नेक्स्ट चीज जो आपको मैं बता दूं वो ये है कि ऑप्शन अगर देखोगे, ऑप्शन ए में क्या है? पेलाग्रा। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। बेरी किसकी कमी से होता है? वो विटामिन बी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी वाला वही फिर हो जाता है, क्या नाम है? धूप की रोशनी लेनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ऑप्शन आपके 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015 और 2006 से 2020। देखो, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि अगर हमारी जो वर्तमान पीढ़ी यानी हम लोग जो जी खा पी रहे हैं, ठीक है, उसको आने वाली जो भविष्य वाली पीढ़ी हमारी ना, वो भी उस पर ही सही से अमल कर सके। जैसे मान लो हमने जल को सही से यूज कर लिया, ठीक है, अब जल बच गया, तो आने वाली पीढ़ी भी जल का यूज कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम जल का इतना ज्यादा दोहन कर लें कि वो सोहन हो जाए, मतलब एकदम खो जाए और वहां पर जल मिले ही ना, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें धई के जो है अच्छे से सुनाए कि तुम लोगों ने क्या किया, क्या है कि जल खत्म हो गया, वायु खत्म हो गई, अग्नि जो है किसी काम की नहीं रही। तो ऐसा ना हो। जैसे वायु में क्या है, अब CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका कैसे यूज करेगी? ठीक है ना, इसलिए हमें सोचना है कि हम बहुत मतलब कहता है ना कि एक लिमिट में चीजों को यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ी उसे अच्छे से यूज कर सके। इसीलिए कहते हैं उसको सतत, सतत विकास भी होता रहे और लक्ष्यों तक हम पहुंचते भी रहे, उसको क्या बोलते हैं? सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इसका जो सन डिसाइड किया गया था, वो सन डिसाइड किया गया था 2001 से 2000 से 2015 तक, लेकिन बाद में फिर उसको चेंज करके तब बाद में किया गया 2016 से 2030। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से। देखो, कैलाश सत्यार्थी संबंधित किससे हैं? वो है बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी वही हैं जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। देखो, कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में ये रहेगा कि 2023 का नोबेल प्राइज कौन कौन लोगों ने कहां कहां पाया। मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन आपको उसको पढ़ के जाना, ताकि एक तरीके से सटीक तरीके से आप जो है अगर क्वेश्चन आ जाए तो फट से आंसर लगा के किनारे हट जाओ कि हाँ श्रीवास्तव भैया पढ़ा दिए, काम बन गया। ठीक है, अब देखो 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए मिला था? शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, तो शांति के लिए नोबेल प्राइज मिलता कहां पे? तो शांति के लिए नोबेल प्राइज मिलता है ओस्लो में। अच्छा, ओस्लो कहां है? ओस्लो बाबू नॉर्वे की राजधानी है। समझ में आ गया? बाकी सभी चीजों के लिए जो नोबेल प्राइज मिलता है वो कहां मिलता है? वो स्वीडन में मिलता है। कहां पे मिलता है? स्वीडन में मिलता है। बाकी सबके लिए स्वीडन में और शांति के लिए ओस्लो में। डन। चलिए, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल या फिर मनोज सिन्हा। देखो, सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर बी है आपका सुरेश प्रभु। उसके बाद क्या हुआ? 2017 से जो आपका आम बजट था, 2017 से जो आपका आम बजट था उसी में रेल बजट को ऐड कर दिया गया। तो अब आम बजट जब बजट आता है ना, तो उसी में रेल बजट को भी ऐड करके उसको पढ़ दिया जाता है संसद में। ठीक है, लोकसभा में। डन। चलो, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व
श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? देखो ये पेपर जो है ना वो 2018 का, और उस समय रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के राष्ट्रपति थे। अभी वो क्या है? अभी वो पूर्व राष्ट्रपति है। तो ये क्वेश्चन कब का हो गया? ये क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से करंट का, ठीक है ना। तो करंट में जो है आपका, करंट में जो है राष्ट्रपति कौन है? ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। डन, ठीक है। तब देखो बिहार का राष्ट्रपति, तब ये बिहार के राज्यपाल थे। भारत के जो राष्ट्रपति थे पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जी, ये कहाँ के राज्यपाल थे? ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है ना। अभी इन्हें एक अध्यक्ष बनाया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। चले आइए, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समानता, समता, समानता, भातृत्व, या स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, या स्वतंत्रता, समानता, या फिर अधिकार। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व ही फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था, ठीक है ना। इससे हम लोग भारत की प्रस्तावना, जो भारत के संविधान है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी इसको ऐड किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति का ये जो नारा है इसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया है। डन, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। डन, चलिए। अच्छा, प्रस्तावना में एक चीज और समझ लो, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, याद आया? संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था? SPA, सपा, बार बार बता चुका हूं, पिछला वीडियो देखोगे अपने आप याद आ जाएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। SPA यानी सपा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। प्रस्तावना में पहली बार चेंज हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। डन। ओ भैया, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो स्वर्ण पदक जीता था? पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में किस खिलाड़ी ने रियो में स्वर्ण पदक जीता था? देखो आपके ऑप्शन है शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी या मरियप्पन थंगावेलु। तो इसको किसने जीता था? ऑप्शन नंबर डी है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है ना। 2016 में क्या जीते थे? ये स्वर्ण पदक जीते थे पैरालंपिक्स में। मतलब जो है ओलंपिक वो उनके लिए होता है जो एकदम फिट होते हैं, और पैरालंपिक होता है जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या उनकी समस्याएं होती हैं, वो फिजिकली ठीक नहीं होते, इसलिए उनके लिए क्या होता है? पैरालंपिक्स होता है। डन। चलिए, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनमें से कोई नहीं। नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। देखिए दलवीर भंडारी जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे, इसलिए दलवीर भंडारी का जो है इस समय काफी नाम चर्चा में रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है? न्याय, रामायण, गीता या फिर ऋग्वेद? देखो भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है। रामायण किसने लिखा है? रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा। अच्छा, तो रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। गीता को किसने लिखा है? गीता को लिखा है वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास ने, ठीक है ना। न्याय किसके लिए फेमस है? देखो न्याय जो है महर्षि गौतम ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? महर्षि गौतम ने। डन। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करते हैं श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में। देखो किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। उद्दीपक मतलब कि आप अगर आपको कोई टच करता है, जैसे आपकी ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी, जैसे मान लो आंख हो गया, कान होगी, तो बचपन से पढ़े हो यार, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जीभ हो गई, ठीक है, त्वचा हो गया, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानेंद्रियां। कोई टच करता है तो फीलिंग आती है, ओह क्या ही फीलिंग है, यही होता है उद्दीपक। तब आप अनुक्रिया करते हैं, जैसे आपको कोई टच करके बुलाया तो हाँ बताओ क्या बात, तो एक आप अनुक्रिया अंदर से दे रहे हैं कि नहीं। कोई टच हुआ, महसूस हुआ, कुछ स्मेल पड़ी है, आप जा रहे हैं रास्ते में, सूंघ लिया, ओहो क्या ही दिन खराब हो गया, तो ये अनुक्रिया ऐसे होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस लाइक से सब्सक्राइब मत करना, दांत निपोर के हंस लो लेकिन हंसो, सब्सक्राइब ना करो तुम लोग। चलो भारत में यही कारण है ना, क्योंकि मैं 2 दिन से परेशान हूं कि मैं आपसे जो है लाइव आ सकूं, आपसे इंटरेक्ट हो सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको समझा सकूं। क्या है कि YouTube खुद ही गाइडलाइंस दे रहा है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आप लाइव आ सकते हैं। समस्या इस बात की हो रही, और आप हैं कि समझने को तैयार नहीं। चलो कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, इनमें से कोई नहीं, MS स्वामीनाथन को या CD देशमुख को। देखो हरित क्रांति का जनक किसको कहता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को अभी उन्हें भारत रत्न के लिए भी नवाजा जाने वाला, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन सी क्रांति के? श्वेत क्रांति, यानी दुग्ध उत्पादन को काफी तेजी बढ़ावा किसने दिया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है।
जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, कहाँ के प्रधानमंत्री? कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फ्रांस के? देखो वो प्रधानमंत्री आपके कनाडा के। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वो प्रधानमंत्री हैं आपके कनाडा के। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? आपके ऑप्शन है जूलियस सीजर, हैमलेट, या फिर आर्म्स एंड द मैन, या एज यू लाइक इट। वाह, तो इसमें आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि जूलियस सीजर यानी विलियम शेक्सपियर ने ये नहीं लिखा, बाकी जूलियस सीजर लिखा है, हैमलेट लिखा हुआ है, एज यू लाइक इट लिखा हुआ है। तो आर्म्स एंड द मैन किसने लिखी है? वो लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। किसने लिखी है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है ना, ये लिखा किसने है? ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या फिर बेंगलुरु में? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। डन। आइए 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, स्पेन में, चीन में, दक्षिण कोरिया में? सबसे पहली बात समझो कि यह है करंट का क्वेश्चन। ठीक है ना, 2018 का पेपर, तो उसके लिए तो ये करंट ही था, लेकिन अब क्या हुआ? अब तो हो ही चुका है। इसका सही जवाब क्या है? जापान में। ठीक है, अब पूछ क्या सकते हैं? अब पूछ सकते हैं कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो कहाँ खेला जाएगा 2024 में? वो रहेगा आपका पेरिस में। 2028 में कहाँ खेला जाएगा? 2028 में खेला जाएगा लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। ठीक है, और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो वो होगा आपका ब्रिस्बेन में। कहां पर? ब्रिस्बेन में। अब देखो पेरिस कहां हो गया? फ्रांस हो गया। लॉस एंजल्स कहां हो गया? अमेरिका हो गया। और ब्रिस्बेन क्या हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो 2024 बता दिया, 28 बता दिया, 32 बता दिया। लेटेस्ट जो पूछ सकते हैं वो 2024 वाला है। डन। चलो अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इसको आपको सही करना है। देखो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या लोहे की कमी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपके ऑप्शन है रिंगवर्म, मलेरिया, कोलेरा, या एनीमिया। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो प्रोटोजोआ के लिए क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो चाहे लोहे की कमी हो। अब अगर आप लोहे की कमी देखते हो, सबसे पहले आपको ये याद हो जाएगा, पहले तो ये कि एनीमिया। ठीक है, अब देखो कैसे इसको लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे आप ऐसे ही पकड़ लोगे। अगर आपने लोहे की कमी के लिए आपने क्या लगा दिया? चौथा एनीमिया लगा दिया, तो ऑप्शन देखो कि डी को 4 कहाँ मिला हुआ है। ध्यान से देखो, अभी अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 3 1 2 4 में डी को 4 मिला हुआ। अब देखो कैसे सेट होता है, आप इसी पे टिक लगा दो। बिल्कुल कंफर्म ऐसे ही लगाते हैं। अगर 1 2 उसमें सेट हो गया ना, तो पूरा बैठा देते हैं। अब देखो प्रोटोजोआ किसके लिए हो जाएगा और बैक्टीरिया किसके लिए हो जाएगा? फंजाई और लोहे की कमी। अब सुनो, जैसे कि रिंग वर्म या त्वचा पर खाज करने वाले चकत्ते कवक या फंजाई के कारण बनते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 का क्या हो जाएगा? रिंग वर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिंग वर्म। अच्छा प्रोटोजोआ, मलेरिया क्या प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? वो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। बैक्टीरिया किसके द्वारा जो होता है? बैक्टीरिया अगर फैल रहा है तो वो किसके द्वारा होगा? वो हो जाएगा कॉलरा के द्वारा। अच्छा एक सेकंड मुझे लगता है कि ऑप्शन ही गलत दे दिया इन्होंने। ठीक है ना, ऑप्शन ही गलत दे दिया। आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि लोहे की कमी से एनीमिया हो गया। अब देखो एक को अगर आप देखोगे, एक को तो प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो एक को आप दोगे बी। ठीक है, जैसे एक आया, एक किसके पास जाएगा? हाँ तो बी तो सही तो जा रहा है यार, यही तो है ऑप्शन। अरे यार क्या ही बात कर रहे हो तुम लोग, गजब है आदमी हो। फंजाई देखो 3 है, 3 को क्या देना है? ए देना। फंजाई हो गया रिंग वर्म को, और बी यानी एक को क्या देना है? एक को देना रहेगा आपको, बी को देना रहेगा, वो भी सही है। और यानी सी यानी दो को क्या दोगे आप? तो 2 को आप दोगे सी यानी कॉलरा दोगे, और डी यानी लोहे की कमी क्या दोगे? एनीमिया। भाई ऑप्शन नंबर डी ही सही है, निश्चिंत हो। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित था। हड़प नीति यानी कि वो राज्यों को हड़पने का एक तरीका उन्होंने बना लिया था। इन्होंने हड़पा किसको? देखो मैंने बताया था ना, SJS बुझना, यही ट्रिक है। बस सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जो लड़की घंटी है उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो शर्म आएगी तुम लोगों को, क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूँ 11 जून से महासंग्राम। अब ये ट्रिक को सुनो, तुम लोग को बताना बेवकूफी कहीं लगता है कि भाई कर लो, कितनी बार कहें, बकवास थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। चलो एस से सतारा, जे से जयपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। समझ में आ गया? ऐसे ही ट्रिक आपको मिल जाएगी। जब आप 11,000 प्रश्नों के महासंग्राम में घुसोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कहीं तो आए हैं रुक के टिक के। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस? देखो अब इसमें पूछा इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं। इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि वो कौन सा हो सकता है? वो आउटपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है भाई, अगर वो इनपुट नहीं है तो कौन सा हो सकता है? वो आउटपुट डिवाइस हो सकता है। तो इनपुट क्या होता है? जैसे कि भेजने वाला कैसे? जैसे कैमरा खींचा तो कैमरे फोटो में अंदर चला गया, ठीक है।
तो ये इनपुट हो गया। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर देखो, प्रिंटर जब कहते हो कि प्रिंटर भैया एक प्रिंट निकालो, तो प्रिंटर क्या करता है, एक कागज निकाल देता है, यानी वो बाहर हार्ड कॉपी निकाल देता है आपके लिए, तो वो कौन सा हो गया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कीबोर्ड क्या होता है, आप टाइप करते हो तो वो सीधे अंदर जाता है, तो फिर क्या हो गया, वो इनपुट हो गया। माउस क्या होता है, आप क्लिक करते हो तो उसी हिसाब से जो है वो कंप्यूटर जो है काम करता है या लैपटॉप काम करता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैमरा है, कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। अबुल फजल, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अमीर खुसरो। देखो हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत, दीपिका पादुकोण है ना, और कौन है, रणवीर सिंह। चलो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। चित्तौड़ की रानी क्या नाम है उनका, पद्मावती। ये पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की समस्याओं का समाधान निकालती है, मतलब तथाकथित वो उस कथा का वर्णन करती है। समझ में आया, हम समाधान का मतलब ही कह रहे हैं कि कथा के बारे में बताते हैं, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो कब से कब तक था। पहली बात तो ये समझो कि खिलजी वंश कब से कब तक था। देखो खिलजी वंश 1190 से 1230 तक था, 1220 तक, ठीक है, नहीं सॉरी 1290 से 1320, गलती से लिखा गया। तो खिलजी वंश किसका है, 1290 से 1320। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक था, वो 1296 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था, 1296 से, ये जरूर याद रखना, और वो चला था 1316 तक। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनवी ने। देखो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, वो था ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी ने। ये कहा जाता है कि इसने 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। समझ में आ रहा है, गजनवी ने, ठीक बाबू। चलिए गजनवी के साथ कौन कौन आया था, गजनवी के साथ आए थे उतबी, बैहाकी, समझते जाओ, फिरदौसी, ये सब किसके साथ आए थे, ये सब गजनवी के साथ थे, ये सब विद्वान थे वहां के। अलबर्नी, ठीक है। पुराणों को पहली बार जो है अगर किसी ने पढ़ा है ठीक से तो किसने पढ़ा था, अलबर्नी ने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या फिर गौतम को। देखो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, कपिल को। कपिल सांख्य दर्शन के हैं। पतंजलि किसके हैं, वो योग दर्शन के हैं। किसके हैं, योग दर्शन के। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। किसकी रचना की है, रामायण की। और गौतम ये न्याय दर्शन के हैं। किसके हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। डन। चलो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल को, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। देखो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या कहा था, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। ये बहुत बूढ़े थे लेकिन फिर भी अपने स्वतंत्रता संघर्षों में काफी योगदान इन्होंने दिया था, ठीक है। ये आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। एक बार 1886 में बने, एक बार 1893 में बने और एक बार 1906 में बने थे। तो 1906 में जब बने थे तो इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अब एक बात समझो, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, स्वराज शब्द का कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार प्रयोग इन्होंने किया था। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, इन्होंने किया। वैसे स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको किसने कहा था, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और स्वराज शब्द को पहली बार आईएनसी में जो है कहा गया था, शब्दों का प्रयोग किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, समझ में आ गया। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और एक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बेलगांव में बने थे जब 1924 में आईएनसी के अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये 1905 में बने थे। अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। समझ में आया बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, पंडित पूर्णचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक। भैया इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए पसीना तक गिर रहा महाराज, स्क्रीन पे ही पसीना गिरेगा तो हम लिखेंगे कैसे बाबू, अब आपसे सब्सक्राइब नहीं होता है। चलिए समझिए,
नेक्स्ट पुस्तक है मदर पुस्तक किसने लिखी है? बेन जॉनसन, ऑस्कर वाइल्ड, टी.एस. इलियट या मैक्सिकम गोर्की ने? तो मदर पुस्तक किसने लिखी है? मदर पुस्तक लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिम गोर्की ने जो है मदर पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक कैसी है? समाजवादी यथार्थवाद नामक साहित्यिक परिभाषा की स्थापना करती है। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से। देखिए वस्तु यानी जीएसटी कब से लागू हुई? वो लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? एक देश एक कर, एक देश एक कर। अच्छा, अभी जो मैंने बताया था इससे पहले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक देश एक चुनाव। हिंदी में लिखें, चलो, उसका मतलब है एक देश एक चुनाव। ठीक है ना। अब इस पे विचार भी किया जा रहा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है। तो एक देश एक चुनाव ये सोच रहे हैं, और एक देश एक कर जो है वो आया था जीएसटी के माध्यम से। ठीक है भाई, जीएसटी के माध्यम से आया था, अच्छी बात है। तो जीएसटी में कितने प्रकार के कर दिए गए हैं? जो कर दिए गए हैं वो 5 प्रकार के दिए गए। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है ना। कितने प्रकार के हो गए? 28%। अब लोग ये मत पूछना कि 0% कौन सा कर होता है बाबू। देखो बाबू, मैं बताता हूं, अगर सरकार को किसी भी चीजों पर ऐसा लगता है कि भविष्य में इस पर टैक्स लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, तो उसको किस में डाल देंगे? उसको 0% पे डाल देंगे, और बाद में कोई अधिनियम ला करके डायरेक्ट उसको 5 में या 12 में, जहां उनको सुटेबल लगेगा वहां उसे वो डाल देंगे। अगर वो इसको 0% वाले टैक्स में नहीं रखेंगे, तो बाद में फिर इन्हें लाने में संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में फिर से जो है नए नियम कानून गढ़ने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि इसको अभी ही 0% में डाल के रख दो। ये समझ में आ गया? तो 5 स्तर जो है वो डिसाइड किए गए थे। ठीक है, तो चलो, अगर आप यहां तक आ चुके हो तो फिर जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम। और हाँ, पीडीएफ सब चीज की पड़ चुकी है, कल हम डाल देंगे नोबेल प्राइज वाला। और करंट के जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 25 क्वेश्चन बचा हुआ, जो हमने वादा किया था उसी दावे पे हम काम कर रहे हैं। और आप सिर्फ लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, इतनी मेहनत तो क्या ही फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं, बस केवल लाइक से सब्सक्राइब करना, लेकिन नहीं, उसमें भी कंजूसी आई हो मैया हो। चलो अच्छा, ठीक है। जय हिंद साथियों, खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।